Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar, and in this session we are going to study our 7th class social studies book. आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं 7th क्लास की सोशल स्टडीज बुक. एंड डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो we have studied some part of first lesson in our previous videos. इस फर्स्ट लेसन के कुछ पार्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में. इट इज माय 4th वीडियो ऑफ दिस फर्स्ट लेसन. ये मेरा 4th वीडियो है फर्स्ट लेसन के लिए. एंड स्टूडेंट्स हु डिड नॉट वॉच द प्रीवियस 3 वीडियोज दे शुड वॉच देम फर्स्ट. जिन स्टूडेंट्स ने पिछले 3 वीडियो नहीं देखे हैं उनको पहले प्रीवियस 3 वीडियो देखने चाहिए ताकि वो पूरे लेसन को ठीक से अंडरस्टैंड कर सकें. एज यू नो इट इज अवर फर्स्ट लेसन. ये हमारा फर्स्ट लेसन है. ट्रेसिंग चेंजेज को ट्रेस करना, बदलावों का पता लगाना. कौन से बदलावों का? थ्रू 1000 ईयर्स. 1000 वर्षों में जो बदलाव हुए हैं, जो चेंजेज हुए हैं, उनके बारे में पता लगाने के लिए ये लेसन हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं. एंड इन दिस लेसन we have studied about the medieval history, जो मध्यकाल की हिस्ट्री जिसको बोलते हैं. और ये इस लेसन में हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो 700 CE से लेकर के 1800 CE तक की जो हिस्ट्री है उसकी स्टडी हम लोग कर रहे हैं. ये जो टाइम पीरियड था 700 CE से लेकर 1800 CE तक. CE का मतलब है कॉमन इरा, जो सन हम लोग बोलते हैं. सन 700 से लेकर सन 1800 तक के बीच का जो टाइम पीरियड था जिसको मेडिवल टाइम कहा जाता है, मेडिवल हिस्ट्री जिसको कहा जाता है, यानी मध्यकाल का इतिहास. और इसमें बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं. आई एम नॉट रिपीटिंग देम अगेन. मैं उनको वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं. इफ यू did not watch the previous videos you should watch them first to understand the previous टेक्स्ट ऑफ दिस बुक. इस बुक का जो पहले का टेक्स्ट है जो हम पढ़ चुके हैं उसको समझने के लिए आप पहले के वीडियोस देखें. आई एम स्टार्टिंग द टूडेज स्टडी फ्रॉम हियर. मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज की स्टडी यहां से जहां से हमें आज स्टार्ट करनी है. वी आर स्टडिंग द पॉइंट न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. आज ये जो हम लोग अभी पॉइंट स्टडी कर रहे हैं जो हम पिछले वीडियो में स्टार्ट कर चुके थे, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, नए सामाजिक और राजनीतिक ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं. कि ये जो टाइम पीरियड था 700 टू 750 तक का, यानी 700 सन 700 से लेकर 1750 तक का, यानी 1050 वर्षों का जो ये टाइम है, इसमें बहुत सारी चीजें बाहर के जो लोग भारत में आए वो बहुत सारी चीजों को अपने साथ लेकर आए. जहां हमने इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा, वो अपने आइडियाज लाए. कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे जो पर्शियन व्हील है, जैसे फारसी व्हील, इरिगेशन के फील्ड में यानी सिंचाई के लिए फारसी व्हील का प्रयोग शुरू हुआ. स्पिनिंग व्हील का शुरू हुआ, यानी कि जो कपास की कताई होती है, स्पिनिंग होती है, उसके लिए भी व्हील का यूज शुरू हुआ. और जो फायर आर्म्स थे, यानी हथियार जो थे, जो आग उगलने वाले हथियार जैसे तोप है, बंदूक है, इनका इस्तेमाल शुरू हुआ. और ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं. और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि कौन से ऐसे ग्रुप उस दौरान पैदा हुए, बाद में जो जातियों में जो बंट गए, यानी जाति के रूप में बाद में जाकर के खड़े हुए. तो ऐसे कौन से ग्रुप्स की बात यहां पर हो रही है. और यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर जो बड़ा एग्जाम्पल दिया गया है वो है राजपूतों के लिए. राजपूत जो जाति होती है आज, जिसको जाति के रूप में हम देखते हैं राजपूत, लेकिन वो राजपूत किस तरह से आज जो जाति बन गई है, पहले एक लोगों का ग्रुप था. किस तरह के लोगों का ग्रुप था, आइए स्टडी करते हैं इसके बारे में. वन ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ग्रुप. वन ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ग्रुप, who became important in this period, जो बना महत्वपूर्ण इस पीरियड में, इस समय में, वर द राजपूत्स, वो राजपूत थे. यानी कई सारे ग्रुप्स पैदा हुए इस
टाइम पीरियड में हम बात कर रहे हैं 700 से लेकर 1750 के बीच की, 700 सीई टू 1750 तक की बात हम लोग कर रहे हैं। इस समय में कई सारे ग्रुप्स पैदा हुए, राइज हुए यानी उभरे। उनमें से एक जो ग्रुप था वो था राजपूत्स का। ए नेम डेराइव्ड फ्रॉम राजपुत्रा। ये जो नेम है राजपूत, ये डेराइव्ड यानी निकला है फ्रॉम राजपुत्रा। राजपुत्र शब्द से ये नेम डेराइव्ड यानी निकला है। राजपुत्र का मतलब क्या है? राजा का पुत्र। तो राजपुत्र शब्द से राजपूत शब्द निकला है। द सन ऑफ ए रूलर, यानी रूलर यानी राजा या शासक, शासक का बेटा। राजा का बेटा जो होता है उसको राजपुत्र कह सकते हैं, और राजपुत्र से बना है राजपूत। बिटवीन द 18th एंड 14th सेंचुरीज, 18th यानी 18वीं से लेकर के 14th यानी 14वीं शताब्दी के बीच, 14th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक यानी इन 400 वर्षों में द टर्म वाज यूज्ड, ये जो राजपूत टर्म थी ये यूज की गई थी मोर जनरली, सामान्यतया, टू एड्रेस ए ग्रुप, एक ग्रुप को एड्रेस करने के लिए, एक खास समूह को एड्रेस करने के लिए, यानी उसको बताने के लिए ये राजपूत जो टर्म है ये 14वीं शताब्दी से और 18वीं शताब्दी तक ये जो राजपूत टर्म है ये कुछ खास एक ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए यूज की जाती थी। अब ये किन लोगों के ग्रुप के लिए यूज की जाती थी? तो ये ग्रुप था ग्रुप ऑफ वॉरियर्स। तो ये वॉरियर्स यानी योद्धाओं का ग्रुप था। वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धा, जो युद्ध लड़ते हैं। तो ये वॉरियर्स के एक ग्रुप यानी जो योद्धा लोग होते थे उस जमाने में, उनका जो ग्रुप होता था उसके लिए राजपूत जो टर्म है वो यूज की गई थी। हु क्लेम्ड, जो कि मानते थे क्षत्रिय कास्ट स्टेटस, यानी जो अपने आप को, कास्ट का मतलब होता है जाति, क्षत्रिय जाति से संबंधित वो मानते थे। स्टेटस का मतलब होता है स्थिति। तो क्षत्रिय जो जाति है वो अपने आप को क्षत्रिय जाति क्लेम करते थे यानी मानते थे। ऐसे लोगों का एक ग्रुप उस समय पैदा हुआ जो अपने आप को क्षत्रिय कास्ट स्टेटस का मानते थे यानी क्षत्रिय जाति से जुड़ा हुआ मानते थे, और वो योद्धाओं का ग्रुप था। वो वॉरियर्स यानी योद्धाओं का एक ग्रुप होता था, उसको राजपूत शब्द यहां पर एड्रेस, उस प्रकार के ग्रुप को एड्रेस करने के लिए जो राजपूत टर्म है ये यूज की जाती थी। द टर्म, ये जो राजपूत टर्म है, बार बार जो टर्म शब्द आ रहा है ये राजपूतों के लिए आ रहा है। द टर्म यानी ये जो राजपूत टर्म है इंक्लूडेड, इसमें शामिल थे नॉट जस्ट रूलर्स एंड चीफटेन्स। केवल ये जो राजपूत टर्म यूज की जाती थी, जिस ग्रुप के लिए ये राजपूत टर्म यूज की जाती थी उसमें केवल रूलर्स नहीं होते थे, केवल राजा लोग ही नहीं होते थे, एंड चीफटेन्स का मतलब है सरदार। तो राजा, रूलर्स और चीफटेन्स यानी राजा और चीफटेन यानी सरदार ही केवल इस ग्रुप में नहीं होते थे जिस ग्रुप को राजपूत कहा जाता था, बट आल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स, बल्कि उसमें सोल्जर्स भी होते थे यानी सिपाही भी उस ग्रुप में होते थे, और कमांडर्स यानी सेनापति भी उस ग्रुप में होते थे। हु सर्व्ड, जो सेवाएं देते थे इन द आर्मीज, सेनाओं में, ऑफ वेरियस मोनार्च यानी सम्राट या राजवंश। तो विभिन्न जो सम्राट वहां पर, मोनार्च यानी विभिन्न जो सम्राट होते थे उस समय, उनकी आर्मीज में, उनकी सेनाओं में जो सैनिक होते थे, जो सोल्जर्स होते थे, या जो कमांडर यानी कि जो सेनापति होते थे, वो भी राजपूत कहे जाने वाले ग्रुप में शामिल थे। इसमें ऐसा नहीं था कि केवल रूलर यानी राजा या चीफटेन यानी सरदार, केवल राजा और सरदारों का ग्रुप राजपूत नहीं कहलाता था, बल्कि उसमें सैनिक भी होते थे यानी सोल्जर्स और कमांडर्स भी उसमें इंक्लूडेड होते थे। ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट,
इस पूरे सब कॉन्टिनेंट यानी उप महाद्वीप में अपना जो इंडिया है उसको सब कॉन्टिनेंट कहा गया है। कॉन्टिनेंट यानी होता है महाद्वीप, और इंडिया को उप महाद्वीप माना जाता है, इसलिए इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भी ऐसे लोग थे जो कि राजाओं की सेना में सेनापति, उनकी सेना में सैनिक या जो सरदार, ये सभी लोग जो थे इनका जो ग्रुप था वो राजपूत कहा जाता था। ए शेवरलिक, अब ये कैसे लोगों का ग्रुप था, देखो इनकी विशेषताएं बताई गई है। राजपूत जो ग्रुप था, ए शेवरलिक कोड ऑफ कंडक्ट, इनकी विशेषताएं क्या थी? ए शेवरलिक यानी पराक्रमी, कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता। यहां पर बहुत ही टिपिकल कुछ वर्ड्स हैं, उनकी हिंदी मीनिंग भी मैंने यहां पर लिखी है ताकि आप जब कभी वापस इनको रीड करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आपको हेल्प मिलेगी। एक शेवरलिक कोड ऑफ कंडक्ट यानी एक शिष्ट और पराक्रमी। शेवरलिक का मतलब होता है नम्र, शिष्ट यानी जिसमें शिष्टाचार हो, और पराक्रमी कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता। आचार संहिता क्या होती है? आचरण से जुड़ी हुई बात है। जिस प्रकार के आचरण किसी व्यक्ति का होता है या जिन नियमों के आधार पर व्यक्ति आचरण करता है वो उसकी आचार संहिता कहलाती है। तो वो ये जो राजपूत ग्रुप था जिसमें ये सब लोग थे, जिसमें केवल राजा नहीं थे बल्कि सैनिक, सेनापति, सरदार, सब लोगों का एक जो ग्रुप था जिसको राजपूत कहा जाता था, ये इनकी खासियत क्या थी? ए शेवरलिक कोड ऑफ कंडक्ट यानी एक शिष्ट और पराक्रमी आचार संहिता थी। यानी इनका जो आचरण था, जिन मूल्यों के आधार पर, जिन बिंदुओं के आधार पर ये आचरण करते थे वो कैसा था? शिष्ट और पराक्रमी इनका व्यवहार था। एक्सट्रीम वैलर, एक्सट्रीम यानी अत्यधिक, वैलर का मतलब होता है वीरता, अत्यधिक वीरता। एंड ए ह्यूज सेंस ऑफ लॉयल्टी, और एक बड़ा समझ, किसकी? लॉयल्टी का मतलब होता है निष्ठा, किसी के प्रति निष्ठा रखना, यानी जिसकी सेना में काम कर रहे हैं उसके प्रति निष्ठा रखते थे। ये निष्ठा का मतलब होता है यानी पूर्ण समर्पण भाव से काम करते थे, जिसकी सेना में भी काम करते थे उसके लिए पूर्ण रूप से निष्ठा रखते थे, उससे गद्दारी नहीं करते थे, तो इसको लॉयल्टी कहते हैं। तो एक सेंस ऑफ लॉयल्टी यानी एक निष्ठा की समझ थी इन लोगों में, राजपूत जिनको कहा जाता था। तो इनके गुणों के बारे में यहां बताया गया है कि कैसी, एक तो नम्र और पराक्रमी इनका कोड ऑफ कंडक्ट होता था, यानी इनकी आचार संहिता नम्र और पराक्रमी होती थी, यानी उसके अनुसार ये आचरण करते थे। और एक्सट्रीम वैलर यानी कि अत्यधिक वीरता, और ए ह्यूज सेंस ऑफ लॉयल्टी और एक निष्ठा की समझ। वर यानी थी, द क्वालिटीज, ये गुण थे, क्वालिटीज थी, ये इनकी क्वालिटीज थी। अराउंड टू राजपूत क्वालिटीज यानी ये इनकी क्वालिटीज थी। एट्रीब्यूटेड, ये जो क्वालिटीज थी ये एट्रीब्यूटेड यानी आरोपित की गई थी, आरोपित की जाती थी यानी बताई जाती थी। यहां पर आरोपित की, आरोप लगाना किसी पर या बताना उसके बारे में, यहां पर इसका अर्थ है बताई जाती थी। टू द राजपूत्स, राजपूत्स के लिए ये जो मैंने अभी बातें बताई कि वो अपनी निष्ठा की समझ थी, अत्यधिक वीरता की उनमें भावना थी, और उनका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा था? शेवरलिक यानी शिष्ट और पराक्रमी उनका कोड ऑफ कंडक्ट था। ये ऐसी जो क्वालिटीज थी, ऐसे जो गुण थे वो राजपूत्स के बारे में बताए जाते थे। किनके द्वारा? बाय देयर पोइट्स, उनके कवियों के द्वारा। एंड बार्ड, बार्ड यानी होता है चारण, उनके जो चारण होते थे, बार्ड यानी चारण, और उनके जो कवि होते थे उनके द्वारा ऐसी विशेषताएं, ऐसी क्वालिटीज उनके बारे में बताई जाती थी, एट्रीब्यूटेड की जाती थी, बताई जाती थी। अदर ग्रुप ऑफ पीपल, ये तो हो गई राजपूत के बारे में बातें, यानी ऐसा एक ग्रुप उस जमाने में खड़ा हुआ जो योद्धाओं का ग्रुप था और उनमें ये सब क्वालिटीज थी जिनको राजपूत कहा गया 14th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल, दूसरे लोगों के समूह, सच एज मराठाज, जैसे कि मराठा थे, सिख्स यानी सिख लोग थे, जाट्स, जाट थे, अहोम्स,
अहोम एक जाति, अहोम भी एक ग्रुप था, एंड कायस्थ, कायस्थों का भी एक ग्रुप था। अब कायस्थ कौन लोग होते थे, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ए कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज। ये कास्ट एक जाति होती थी। कायस्थ के बारे में बताया जा रहा है कि कायस्थ कौन लोग होते थे। एक कास्ट, ये एक जाति थी, ऑफ स्क्राइब्स यानी लेखकों की, एंड सेक्रेटरीज और सचिवों की, यानी जो मंत्री जैसे लोग होते हैं, जो मंत्री का काम करते हैं। सचिव या मंत्री एक ही बात होती है। या जो राइटर का काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं, लिखने पढ़ने का काम करते हैं, ऐसे लोगों का भी एक ग्रुप उस समय उभरा जिसको कायस्थ कहा गया। कायस्थ लेखकों और सचिवों यानी सेक्रेटरीज का वो ग्रुप होता था। तो ऐसे भी कई सारे ग्रुप्स उस समय में उभरे। आल्सो यूज्ड द अपॉर्चुनिटीज, इन ये जो ग्रुप्स के नाम आए हैं जिसमें मराठा है, सिख है, जाट है, अहोम है, कायस्थ है और राजपूत सो है ही, इन लोगों ने आल्सो यूज्ड द अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज यानी अवसरों को यूज किया। इन सब जो ग्रुप्स ये पैदा हुए, इन्होंने अपॉर्चुनिटीज को यानी अवसरों को, यानी जो भी अवसर इनको मिले उनको यूज किया। ऑफ द टाइम, उस समय में, टू बिकम बनने के लिए, पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट यानी राजनीतिक रूप से प्रभावी, पॉलिटिकली यानी राजनीतिक रूप से सिग्निफिकेंट यानी प्रभावी बनने के लिए जो भी इनको अपॉर्चुनिटीज मिली, जो भी इनको अवसर मिले, उनको इन लोगों ने यूज किया और राजनीतिक रूप से प्रभावी बने। द अपॉर्चुनिटीज थ्रू आउट दिस पीरियड, इस पूरे पीरियड के दौरान, देयर वॉज ए ग्रेजुअल क्लियरिंग, धीरे धीरे सफाई होने लगी। धीरे धीरे, ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे, लगातार, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स, फॉरेस्ट यानी जंगलों की क्लियरिंग यानी सफाई होने लगी। यानी ये जो कालखंड था 14 से लेकर, या हम जिसकी बात कर रहे हैं 700 BC टू 1750 तक का, ये जो हम बात कर रहे हैं जिस समय की 700 से 750 के समय की बात हम कर रहे हैं, इस समय में एक तो हमने ये पढ़ा कि ऐसे ग्रुप्स पैदा हुए। दूसरा, अब हम एक अलग, यहां से पैराग्राफ चेंज हो गया है, तो हम पढ़ रहे हैं कि धीरे धीरे ये जो टाइम था इसमें क्या हो रहा था, धीरे धीरे फॉरेस्ट यानी जो जंगल थे उनकी क्लियरिंग शुरू हो गई, यानी जंगलों को काटा जाने लगा। एंड द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, और जो एक्सपेंशन यानी विस्तार हुआ ऑफ एग्रीकल्चर, ये जो एग्रीकल्चर यानी खेती का जो विस्तार हुआ, एक्सपेंशन हुआ उसका, लोगों को खेती करने के लिए खेत चाहिए थे, तो खेत कहां से आते, तो फॉरेस्ट को यानी जंगलों को उन्होंने क्लियरिंग करना शुरू किया, उनको क्लियर करना शुरू किया यानी साफ करना शुरू किया। जंगल कटने लगे और लोगों ने जंगलों को काट काट के अपने खेत बना लिए। ऐसा शुरू हो गया, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ यानी कृषि का विस्तार हुआ। ए चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज, यानी ये जो चेंज हुआ यानी जंगलों को काट करके खेती का विस्तार करना, ये एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन करना, ये जो चेंज, ये जो बदलाव हुआ, फास्टर ये तेजी से हुआ, एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज, यानी कुछ एरिया ऐसे थे जहां पर ये बहुत ही तेजी से इसका विस्तार हुआ, यानी बहुत तेजी से वन कटे, फॉरेस्ट क्लियर हुए और वहां पर एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ। ऐसे कुछ एरिया थे जहां पर ये बहुत ही तेजी से हुआ। इन अदर्स यानी दूसरों की तुलना में कुछ एरिया में ये काम बहुत तेजी से हुआ। चेंजेज इन देयर हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है आवास, यानी कोई भी जानवर या मनुष्य जिस आवास में, जिस जगह पर, जिस एरिया में रहता है वो उसका हैबिटेट होता है, आवास होता है। चेंजेज इन देयर हैबिटेट, अपने आवास में बदलावों के कारण, यानी अब जो जंगलों में लोग रहते थे, जब जंगलों को काटना शुरू कर दिया खेत बनाने के लिए, तो जो जंगलों में लोग रहते थे उनका जो हैबिटेट था, उनका जो आवास था वो जंगल ही थे, तो उसमें चेंज हो गया, जंगल कटने लगे। फोर्स्ड यानी धकेला गया। ये जो चेंजेज इन देयर हैबिटेट, ये जो हैबिटेट में उनके हैबिटेट में जो ये बदलाव आया, फोर्स्ड यानी इसने उनको फोर्स किया, उनको धकेला। फोर्स्ड
वेरियस फॉरेस्ट ड्वेलर्स, कई प्रकार के जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, ड्वेलर्स का मतलब होता है निवासी, जंगल में रहने वाले जो निवासी थे कई प्रकार के, उनको फोर्स किया इस चीज ने टू माइग्रेट, विस्थापन के लिए। माइग्रेट करना यानी एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना, इसको माइग्रेशन कहते हैं। तो ऐसे जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे, ड्वेलर यानी निवासी, जंगल के जो निवासी थे, लोगों ने जंगलों को क्लियर करके और एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन शुरू कर दिया, उसका विस्तार शुरू कर दिया। तो ये जो चेंज आया, ये जो बदलाव आया, इसके कारण से जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे, जो जंगल में रहने वाले लोग थे, उनको इस चीज ने फोर्स किया, किसके लिए? टू माइग्रेट, माइग्रेट होने के लिए, यानी उनको अपनी जगह छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। अदर्स स्टार्टेड टिलिंग, और दूसरे कुछ लोग तो छोड़ के चले गए, और दूसरे अदर्स यानी दूसरों ने स्टार्टेड टिलिंग, उन्होंने मिट्टी को भरना शुरू किया, यानी जो भी जगह थी उसको सही करना शुरू किया। टिलिंग का मतलब होता है मिट्टी को भरना। अदर्स स्टार्टेड टिलिंग एंड लैंड, टिलिंग द लैंड, और दूसरे जो लोग थे उन्होंने मिट्टी या धरती को सही समतल करना शुरू किया। एंड बिकम पीजेंट्स, और किसान बन गए। यानी कुछ लोग तो जो जंगलों में रहते थे वो तो माइग्रेट हो गए, वो तो दूर चले गए, नए जंगलों में चले गए, और बाकी के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, फिर वो जो जगह थी उसको समतल करके बिकम पीजेंट्स, पीजेंट्स का मतलब है किसान, किसान बन गए। यानी लोग किसान बनने लग गए जंगलों को काट करके। अब वहां पर दो प्रकार के लोग हैं, एक तो वो लोग जो जंगलों में रहते थे, वो तो फॉरेस्ट ड्वेलर जिनको कहा गया है, वो तो माइग्रेट हो गए वहां से, यानी वो तो विस्थापित हो गए, कहीं और चले गए जहां जंगल थे। और जो दूसरे अदर लोग थे, अदर पीपल थे, उन्होंने टिलिंग द लैंड, यानी लैंड को, धरती को, टिलिंग यानी समतल करना या मिट्टी भरना उसमें करके, और वहां पर पीजेंट्स बन गए, यानी किसान बन गए। दीज न्यू पीजेंट ग्रुप्स, और ये जो नए पीजेंट्स ग्रुप बने, यानी किसानों के जो ये नए ग्रुप बने, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, स्टार्टेड यानी शुरू हो गए, टू बी इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित होना। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित होना। ये जो नए नए पीजेंट्स के ग्रुप बने, जो किसानों के नए नए जो ग्रुप बने, वो इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो गए, ये लोग प्रभावित होना शुरू हो गए बाई रीजनल मार्केट्स। ये जो रीजनल मार्केट्स यानी जो क्षेत्रीय बाजार थे, रीजनल मार्केट्स का मतलब है उस क्षेत्र के जो मार्केट थे, बाजार थे, वहां से वो इन्फ्लुएंस होने लग गए, यानी उससे प्रभावित होने लग गए। क्राफ्ट्समैन, चीफटेंस यानी सरदारों से प्रभावित होने लग गए। यानी जिस एरिया में ये किसान लोग रहते थे, वहां का जो मार्केट था उसका इन पर प्रभाव पड़ा। वहां जो सरदार था उधर के एरिया का, चीफटेन था, वो उसका इन पर प्रभाव पड़ा। और मोनेस्ट्रीज का मतलब है मठ जो होते थे उस जमाने में, मंदिर और मठ, मंदिर जैसा ही होता है मठ, तो मोनेस्ट्रीज यानी मठों का भी इन पर प्रभाव पड़ा। एंड टेम्पल्स, और मंदिरों का इन पर प्रभाव पड़ा। यानी इन सब चीजों से ये इन्फ्लुएंस्ड होने लगे, प्रभावित होने लगे। ये जो किसान बने थे जंगल साफ करके, और किसान जो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन किया इन्होंने, तो ये जो लोग थे ये फिर इन चीजों से प्रभावित होने लगे, मंदिर से, मठों से, उस एरिया के जो चीफटेन होता था, जो सरदार होता था उससे, या जो रीजनल मार्केट होता था, जो क्षेत्रीय मार्केट होता था वहां का, उन सब से ये इन्फ्लुएंस होने लगे। दे बिकेम ए पार्ट ऑफ, और वो बन गए ए पार्ट, एक हिस्सा बन गए वो लोग, वो पार्ट बन गए। एक किस चीज का पार्ट बन गए वो जो किसान थे वो? दे बिकेम ए पार्ट, वे बन गए एक हिस्सा, पार्ट ऑफ लार्ज, एक बड़े कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, एक बड़ी और कॉम्प्लेक्स यानी जटिल सोसाइटीज यानी समाज, सोसाइटी यानी समाज, सोसाइटीज यानी समाजों, वे एक बड़े और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज यानी जटिल समाजों का एक पार्ट बन गए। यानी एक सोसाइटी बन गई इन सब से मिलकर के। अलग अलग किसानों के ग्रुप थे, अब कोई किसी मंदिर से इन्फ्लुएंस हो रहा है, कोई किसी सरदार से इन्फ्लुएंस हो रहा है, कोई किसी मार्केट से इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो एक सोसाइटी बन गई, एक समाज बन गया। अलग अलग सोसाइटीज वो एक पार्ट बन गए उस सोसाइटी के, जो कि लार्ज यानी बड़ी और कॉम्प्लेक्स यानी जटिल सोसाइटीज थी, यानी ऐसे समाज थे, उनका वो पार्ट बन गए। एंड वर रिक्वायर्ड,
एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस, और उनको टैक्स देने की रिक्वायरमेंट हो गई। यानी जब वो सोसाइटी का पार्ट बन गए, जब समाज का हिस्सा बन गए, जब उन्होंने सरदारों की अधीनता स्वीकार कर ली, जैसे अभी पढ़ा अपन ने, चीफ टेंस से भी वो इन्फ्लुएंस हुए, यानी सरदारों से भी वो प्रभावित हुए, तो उनको रिक्वायर्ड यानी उनको जरूरत थी टू पे टैक्सेज, यानी टैक्स देने की जो रिक्वायरमेंट है, यानी सरदार को या राजा को या उस एरिया में जो भी था उसको टैक्स देने की भी रिक्वायरमेंट यानी जरूरत उनको थी। एंड और ऑफर गुड्स टैक्स एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज, और टैक्स भी देना पड़ता था उन किसानों को, और ऑफर यानी वो ऑफर देते थे यानी प्रस्ताव रखते थे, गुड्स यानी वस्तुओं का, एंड सर्विसेज और सेवाओं का, टू द लोकल लॉर्ड्स, जो स्थानीय राजा होते थे। लॉर्ड यानी स्वामी या राजा या सरदार जो भी आप कह लें, लॉर्ड यानी स्वामी होता है। तो जो लोकल लॉर्ड होता था, जो स्थानीय सरदार होता था, उनको टैक्स भी देना पड़ता था इन किसानों को, पीजेंट्स को, और गुड्स यानी चीजें और सर्विसेज यानी सेवाएं अपनी ये उन सरदारों को, जो लोकल लॉर्ड होता था, उसको ये ऑफर करते थे, उसको ये प्रस्ताव रखते थे और देते थे। एज ए रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप, इसके रिजल्ट के अनुसार, ग्रेट इकोनॉमिक, बड़ी अर्थशास्त्रीय यानी आर्थिक, ग्रेट यानी बड़ी, इकोनॉमिक यानी आर्थिक, एंड सोशल और सामाजिक डिफरेंसेज, बड़े आर्थिक और सामाजिक डिफरेंसेज एमर्ज्ड, कन्फर्म्ड आर्टिसनल, कंबाइंड आर्टिसनल। तो ये क्लियर नहीं दिख रहा था, इसको मैंने अनलार्ज करके देखा है, तो अब ये दिख रहा है कंबाइंड आर्टिसनल, और इधर था एमर्ज्ड। तो उनके जो सोशल डिफरेंसेज, अब ये जो ऐसे जो किसान बन गए थे, मैं इसको और एक बार एनलार्ज कर देता हूं थोड़ा। यस, नाउ इट विल बी क्लियर। तो ये जो डिफरेंसेस थे, ये जो अंतर पैदा हो गए उनके बीच में, यानी ऐसे किसान जो अलग अलग लोग थे, तो वो अलग अलग सोसाइटीज का हिस्सा बन गए। वो अपने जो लोकल लॉर्ड होता था, उनका जो लोकल स्वामी होता था, जो सरदार होता था, उसको टैक्स भी देते थे, अपनी सर्विसेज यानी सेवाएं भी देते थे, और अपने गुड्स यानी सामान भी देते थे। और इससे क्या हुआ, इससे हम थे यहां पर, तो एक एज ए रिजल्ट ग्रेट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेज, ये इससे क्या हुआ, एक बड़ा इकोनॉमिक यानी आर्थिक एंड सोशल डिफरेंसेज और सामाजिक दूरियां एमर्ज्ड यानी उभरी। इससे क्या हुआ कि सामाजिक और आर्थिक दूरियां बढ़ती गई लोगों में सामाजिक दूरियां यानी अलग अलग समाज बन गए, कोई किसी मंदिर को पूज रहा है, किसी मठ को पूज रहा है, कोई किसी से प्रभावित है। तो इससे क्या हुआ कि सामाजिक दूरियां हुई लोगों में, एमर्ज्ड यानी उभरी। एक तो सामाजिक दूरियां उभरी यानी बनी, और दूसरा आर्थिक यानी रुपए पैसों की दृष्टि से भी लोगों में डिफरेंस होने लग गया, यानी कोई ज्यादा रुपए वाला हो गया, कोई कम वाला हो गया। तो इस तरह की जो डिफरेंसेज है, इस तरह की जो अंतर है, एमर्ज्ड यानी उभरे अमंगेस्ट पीजेंट्स, इन किसानों के बीच में। ये जो किसान थे पहले तो एक जैसे ही थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये दूसरी चीजों से प्रभावित होने लगे, तो इनमें अलग अलग फिर इनमें डिफरेंसेज पैदा होने लगे, अंतर आने लगे, ग्रुप बन गए इनके अलग अलग। सम पोसेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड, यानी कुछ लोगों ने रखते थे, पोसेस्ड यानी रखते थे, सम पोसेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड, यानी कुछ लोगों के पास में ज्यादा उत्पादन देने वाली भूमि थी, यानी उस पर वो अधिकार रखते थे। यानी कुछ किसानों के पास तो सम पोसेस्ड यानी कुछ किसान रखते थे मोर प्रोडक्टिव लैंड, यानी ज्यादा उत्पादन करने वाली भूमि, या अपन कह सकते हैं तो ज्यादा उपजाऊ भूमि। यानी कुछ किसानों के पास तो ज्यादा उपजाऊ मोर प्रोडक्टिव लैंड थी। अदर्स यानी दूसरे आल्सो मेंटेन्ड कैटल,
और दूसरे जो थे कई लोग वो कैटल मेंटेन करते थे, यानी पशुओं का रखरखाव करते थे। एंड सम, और कुछ जो ऐसे किसान थे वो कंबाइंड आर्टिसनल थे, वो संयुक्त कारीगर थे। कंबाइंड आर्टिसनल यानी संयुक्त कारीगर थे, यानी कई प्रकार के ग्रुप बन गए। कुछ किसान तो ऐसे थे जिनके पास मोर प्रोडक्टिव लैंड थी, यानी ज्यादा उपजाऊ भूमि थी, और कुछ ऐसे थे जो कि कैटल मेंटेन करते थे, यानी ज्यादा पशुपालन करते थे, और कुछ कारीगर जैसे लोग भी पैदा हो गए जो कंबाइंड आर्टिसनल यानी संयुक्त कारीगर थे। कंबाइंड आर्टिसनल वर्क जो संयुक्त कारीगर के काम से जुड़े हुए रहते थे। एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी, विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यानी एग्रीकल्चर यानी कृषि की एक्टिविटीज के साथ में। तो जो कृषि की एक्टिविटी उस समय वो किसान करते थे, एग्रीकल्चर एक्टिविटी यानी कृषि की जो क्रियाएं वो करते थे, उसके साथ में वो कंबाइंड आर्टिसनल का काम भी वो करते थे, यानी कारीगर का भी काम करते थे। कब करते थे कारीगर का काम? ड्यूरिंग द लीन सीजन। लीन सीजन यानी होती है कमजोर सीजन, जब होती थी, कई बार जब अकाल पड़ जाता था या सीजन कमजोर होती थी, तो ऐसे लोग लीन सीजन में यानी कमजोर सीजन में ये आर्टिसनल कंबाइंड आर्टिसनल वर्क से भी वो जुड़े हुए रहते थे, वो ये भी काम कर लेते थे। यानी जब खेती नहीं होती थी या कमजोर सीजन लीन सीजन होती थी, तब वो कारीगर का भी काम कर लेते थे। एज सोसाइटी बिकेम, जैसे जैसे समाज बना, इंक्रीजनली डिफरेंशिएटेड, यानी तेजी से, जैसे जैसे सोसाइटी इंक्रीजनली डिफरेंशिएटेड, यानी सोसाइटी में तेजी से जैसे जैसे अलगाव पैदा हुआ। डिफरेंशिएट करना यानी अलग अलग करना। तो जैसे जैसे सोसाइटी में सोसाइटी तेजी से डिफरेंशिएट हुई, यानी अलगाव पैदा हुआ, अलग अलग हुई। पीपल वर ग्रुप्ड, वैसे वैसे लोग ग्रुपों में बढ़ते गए। ग्रुप्ड यानी लोगों ने अलग अलग ग्रुप बना लिए। इनटू जातीज, जातियों में जातियों के समूह में बट गए लोग। तो जैसे जैसे समाज में लोग डिफरेंशिएट हुए, अब डिफरेंशिएट क्यों हुए, अलग अलग भेदभाव क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि कई लोगों के पास ज्यादा जमीन थी, कई लोगों के पास में उपजाऊ जमीन थी, कई लोगों के पास में ये जानवर थे, कई लोग किसी सरदार के अंडर में आते थे। तो बहुत सारे कारण ऐसे थे जो अभी अपन ने पढ़े। उसके कारण से जैसे जैसे तेजी से लोग डिफरेंशिएट हुए, तेजी से लोगों के बीच में भेदभाव या अलगाव बढ़ा, वैसे वैसे लोग जातियों में ग्रुप्ड हो गए। जातियों में उन्होंने जातियों के नाम पर ग्रुप बना लिए, और सब कास्ट, और फिर बाद में उपजातियां भी बन गई। सब कास्ट, पहले तो जातियों के अंदर ग्रुप्ड हुए और बाद में सब कास्ट भी बन गई, उपजातियां भी बन गई। एंड रैंक्ड, और उनकी श्रेणियां तय हो गई। रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशंस, और वो जो जातियां बनी उनकी फिर रैंक तय हो गई। रैंक यानी श्रेणी, भाई ये बहुत उत्तम जाति है, ये बीच की जाति है, ये निम्न जाति है। ऐसे उनकी रैंकिंग हो गई। किस आधार पर? उनके बैकग्राउंड, यानी उनके बैकग्राउंड के आधार पर, यानी पहले वो क्या काम करते थे उसके आधार पर। एंड देयर ऑक्यूपेशन, और उनका व्यवसाय अभी क्या है उसके आधार पर उनकी रैंकिंग भी हो गई, उनकी श्रेणियां बंट गई उन जातियों और उपजातियों की। रैंक्स आर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, और ये जो रैंक रहती थी जातियों की, भाई कौन सी जाति नंबर 1 है, कौन सी 2, नंबर 1 2 तो नहीं, लेकिन उच्च जाति निम्न जाति जो अपन कहते हैं, इस तरह की जो रैंकिंग हुई ये परमानेंटली नहीं होती थी उस टाइम। यानी ये जो रैंक होती थी, ये जो श्रेणी होती थी, ये परमानेंटली नहीं होती थी। एंड दे वेरीड अकॉर्डिंग टू द पावर, और ये अलग अलग होता था। ये जो रैंकिंग होती थी ये अलग अलग होती थी। किसके अनुसार रैंकिंग होती थी? लोगों की या जातियों की या ग्रुप्स की? पावर के आधार पर, यानी उनकी ताकत के आधार पर। इन्फ्लुएंस, यानी वो कितना प्रभाव रखते हैं उस आधार पर। एंड रिसोर्सेज, और कितनी संपदा, रिसोर्सेज यानी संसाधन, कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ जाति, उस जाति के जो मेंबर हैं उनके द्वारा कितने रिसोर्स
कंट्रोल्ड है, यानी कितने संसाधनों पर उस जाति के लोगों का कब्जा है, वो कितने संसाधनों को कंट्रोल करते हैं उस जाति के लोग, और उनकी पावर क्या है, वो कितना इन्फ्लुएंस करते हैं, कितना प्रभावित करते हैं अन्यों को। इस आधार पर उसकी रैंकिंग होती थी उस जाति की, और ये परमानेंट नहीं होती थी, ये बदलती रहती थी पावर के हिसाब से। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति, यानी एक ही जाति का स्टेटस, यानी जाति तो वही है, जाति एक ही है भले ही, लेकिन एक ही जाति का जो स्टेटस था यूज्ड टू वेरी, यानी अलग अलग होता था फ्रॉम एरिया टू एरिया, यानी एक ही जाति इस एरिया में वही जाति रह रही है, थोड़े दूर एरिया में वही जाति रह रही है, लेकिन एरिया से एरिया में जब एरिया बदलता था तो जाति का स्टेटस भी बदलता था, यानी एरिया के हिसाब से भी एक ही सेम जाति का स्टेटस अलग अलग हो सकता था। जातिज फॉर्म्ड देयर ओवन रूल्स एंड रेगुलेशंस, जातियों ने अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन यानी नियम और उपनियम बनाए। टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, उनके मेंबर्स यानी जातियों के जो मेंबर्स थे, सदस्य थे, उनके कंडक्ट यानी व्यवहार को मैनेज करने के लिए जातियों ने अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशन बनाए, ताकि वो अपने मेंबर्स के जो कंडक्ट है यानी उनका व्यवहार है उसको मैनेज कर सके, उसको प्रबंधित कर सके, कंट्रोल कर सके। दीज रेगुलेशंस वर एनफोर्स्ड, और ये जो रेगुलेशन बनते थे, ये जो नियम कायदे बनते थे, वर एनफोर्स्ड, यानी ये इसको प्रभावी बनाया जाता था या इनको क्रियान्वित किया जाता था, इन नियमों को, बाई एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, एक बड़ों की सभा द्वारा इन जो रेगुलेशन ये बनते थे जातियों के, ये एनफोर्स्ड यानी ये क्रियान्वित किए जाते थे, लागू किए जाते थे। इन नियमों को लागू कौन करता था? एक बड़े लोगों की असेंबली, एन असेंबली ऑफ एल्डर्स यानी बड़ों की एक सभा इसको लागू करती थी। डेस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज द जाति पंचायत, इस बड़ों की जो ये सभा, एल्डर्स की जो ये असेंबली होती थी जो नियमों को लागू करती थी, इसको डेस्क्राइब किया जाता था कुछ एरिया में एज द जाति पंचायत, जाति की पंचायत कहा जाता था ऐसी बड़ों की, एल्डर्स की इस सभा को, असेंबली को जाति पंचायत कहा जाता था। बट दीज जातिज, लेकिन ये जातियां वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो, लेकिन इन जातियों को ये भी फॉलो करने की आवश्यकता थी, क्या? द रूल्स ऑफ देयर विलेजेज, जिस गांव में ये रहते थी जातियां, उस विलेज के जो रूल्स होते थे, उस गांव के जो नियम कायदे होते थे, उनको भी उन्हें फॉलो करना होता था, यानी अपनी जाति के रेगुलेशन को भी फॉलो करना होता था, और जिस गांव में रहते थे उस विलेज के भी जो रूल्स थे उनको भी उन्हें फॉलो करना होता था। सेवरल विलेजेज वर गवर्नड बाय ए चीफटेन, और कई सारे जो गांव थे उनको शासित किया जाता था, उनको गवर्न यानी उनका प्रशासन किया जाता था बाई ए चीफटेन, चीफटेन यानी सरदार, एक सरदार होता था कुछ गांवों का, और वो जो चीफटेन होता था, जो सरदार होता था, वो कुछ गांवों को गवर्न करता था यानी उनका शासन करता था। टुगेदर, साथ में, दे वर जस्ट वन स्मॉल यूनिट ऑफ द स्टेट, और इसी तरह से ये सब लोग मिलकर के एक स्टेट की भी ये एक स्मॉल यूनिट बनती थी, यानी गांव का जो एक समूह बनता था उसका सरदार होता था, और वो जो सरदार होता था वो उसका एरिया जो होता था वो स्टेट यानी उस राज्य की एक यूनिट होती थी, यानी वो गांवों का जो समूह बनता था वो एक यूनिट होती थी उस पूरे स्टेट की। इस तरह से सिस्टम बाय सिस्टम, यानी सबसे छोटी जाति, जाति से बड़ा गांव, गांव से बड़ा सरदार, सरदार से बड़ा स्टेट, ये इस तरह से एक चैनल होता था पूरा। Dear students, we have studied today about the jatis, how the jatis occurred in our past, कि कैसे जातियां जो थी वो उभरी या बनी, पैदा हुई, अपने इतिहास में कैसे जातियों का निर्माण हुआ, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हमने स्टडी की है। The time is over now. In our next video we will study about region and empire, क्षेत्र और शासक, एरिया और उसका शासन करने वाला एम्पायर, एम्पायर यानी साम्राज्य,
रीजन एंड एम्पायर यानी क्षेत्र और साम्राज्य, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। यू शुड मेक द बेटर कंसंट्रेशन व्हेन आई टीचिंग यू इन एनी वीडियो। किसी भी वीडियो में जब मैं आपको टीच करता हूं, जब मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, तो आपको एक बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्र चित्तता के साथ चीजों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। बिकॉज देयर आर मैनी न्यू वर्ड्स एंड ए कॉम्प्लिकेटेड टेक्सचर इन दिस सोशल साइंस बुक फॉर यू। आपके लिए ये जो बुक है, इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स आते रहते हैं बीच बीच में, और एक थोड़ी सी जटिल भाषा यहाँ पर रहती है। इट इज़ नॉट ए इजी सेंटेंस टाइप इन दिस सोशल साइंस बुक। इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स जो कि अपने पास्ट से रिलेटेड होते हैं, अपने इतिहास से रिलेटेड होते हैं, जो हमने कभी सुने नहीं हैं, ऐसे वर्ड्स यहाँ पर बीच बीच में आते हैं। इसलिए जो लैंग्वेज है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से और साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। परंतु इसमें आपकी कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्र चित्तता का भी बड़ा महत्व है। अगर चीज़ों को आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, और यहाँ पर मैंने बहुत सारे शब्दों का, जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, उनका हिंदी मीनिंग भी यहाँ पर लिख रखा है। आप अगर इसको री स्टडी इसकी करते हैं, वापस आप इसका अध्ययन करते हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, सी यू एंड बाय।